ममता का नाट्य बिंब है, ये कथन किस आलोचक का है? तो ये बच्चन सिंह का है। किसने कहा है ये? बच्चन सिंह ने कहा है। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो मोहन राकेश का है। आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस वन लाइनर आप देख लीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं किसी भी नाटक में से, बाकी तो एमसीक्यू टाइप में आते हैं, उसमें भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? तो ये किया था सत्यदेव दुबे ने। ठीक है, ये किसने किया था? सत्यदेव दुबे ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो कालिदास का था, और इसका हिंदी अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। और ये कब किया था? 1863 ईस्वी में। कौन सा नाटक? आज के जो मेरे नाटक के क्वेश्चन है मोस्टली जो रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, मैंने वहाँ से लिए हैं, और इसके अलावा हम जो नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी पढ़ेंगे। कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया और उसी दिन दशा अश्वमेध घाट पर खेला भी गया, और आज भी सबसे अधिक खेला जाने वाला नाटक है? तो ये कौन सा है? अंधेर नगरी है, जिसके अंदर 6 अंक हैं। 1881 में ही प्रकाशित हुआ था, और ये है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। इसमें लिखा है केवल एक दिन का रचा गया नाटक है, ये ध्यान रखना है। एक दिन में रचा गया था इस नाटक को, और उसी दिन एक दिन में रच करके इसको पूरी इसकी जो स्क्रिप्ट है वो एक दिन में लिखी गई, और इसे दशा अश्वमेध घाट पर खेला भी गया था। अंधेर नगरी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना, जैसे मैंने कहानी और उपन्यास पढ़ाए हैं, क्या आप आगे जो हमारी गद्य विधाएँ बची क्या वो पढ़ना चाहेंगे, या फिर PYQ में लेके आऊँ, या फिर इसी तरह से मैं कुछ जो PYQ है या क्वेश्चन है वही कराने का मैं सोच रही हूँ। अंधेर नगरी नाटक के 6 अंकों को क्रम से लगाएं। अंधेर नगरी नाटक में जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है, 1881 में इसकी मतलब प्रकाशित हुआ था। तो ये कब इसमें 6 जो अंक हैं उनको क्रम से लगाना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें 6 अंक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बाह्य प्रांत, बाह्य प्रांत। दूसरा आता है बाजार, फिर तीसरा आता है जंगल, चौथा आता है राज्यसभा, पांचवा आता है अरण्य, और छठा आता है शमशान। ठीक है, अंधेर नगरी में सबसे पहले बाह्य प्रांत, यानी कि गांव के बाहर जब वो तीन मतलब एक गुरु है और 2 उसके शिष्य हैं, वो घूमते रहते हैं। फिर बाजार में जाते हैं, बाजार में उनका एक जो शिष्य है वो रुक जाता है। फिर वो जंगल का दृश्य आता है, फिर राज्यसभा का दृश्य आता है, फिर अरण्य आता है, और फिर शमशान आता है। इसको याद रख लेना। भारत दुर्दशा नाटक में किस पत्रिका का जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है कवि वचन सुधा का, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही ये पत्रिका निकाली गई थी। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव चौथे अंक में किसे भेजता है? तो भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें भारत दुर्देव चौथे अंक में किसे भेजता है? रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार। ये भी आपको क्रम से याद रखने हैं, क्रम से ही मैंने यहाँ पर लगाए हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा चुका है। रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार। भारत दुर्देव सबसे पहले किसे भेजता है? तो रोग को भेजता है। जब बीमारी चारों तरफ किसी के अंदर मतलब बीमारी रहेगी कोई भी, आप जान लीजिए, तो उसको आलस आएगा, आलस आता है, फिर वो मदिरा पीता है, और फिर वो अंधकार में डूब जाता है। ऐसे करके कुछ भी आप ट्रिक बना लेना। भारत दुर्दशा नाटक में भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए, आज थोड़ा सा गला है जो बैठा हुआ है हल्का सा, मतलब गला क्यों? क्योंकि शादी है तो घर में चिल्लाते चिल्लाते थोड़ा सा हो जाता है। तो भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए 5वें अंक में एक कमेटी का दृश्य है, जिसमें 6 सहयोगी सदस्य हैं। उनके नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। जो भारत दुर्दशा नाटक है ये भी किसका है? तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जो कि 1880 में प्रकाशित हुआ था। और भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए 5वें अंक में एक कमेटी का दृश्य है, जिसमें 6 सहयोगी सदस्य हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं? 6 सहयोगी सदस्य हैं। इसमें एक बंगाली है, कौन है? एक बंगाली है, एक महाराष्ट्रीय है, एक कवि है, एक पत्र संपादक है, और 2 देसी महानुभाव हैं। ठीक है, एक बंगाली है, एक महाराष्ट्रीय है, एक कवि है,
एक पत्र संपादक है और 2 देसी महानुभाव हैं इसके अंदर। ये 6 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है भारत दुर्दशा को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। चंद्रगुप्त नाटक इतिहास की किन किन प्रमुख घटनाओं पर आधारित है? जो चंद्रगुप्त नाटक है ये किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। तो चंद्रगुप्त नाटक इतिहास की किन किन प्रमुख घटनाओं पर आधारित है? सिकंदर का भारत पर आक्रमण करना। चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उसको दिखाया गया है। नंद कुल का उन्मूलन करना, यानी कि उन्मूलन समाप्त करना, और सेल्यूकस की पराजय करना होना, चंद्रगुप्त का राजा बनना। ठीक है, सिकंदर पहले भारत पर आक्रमण करता है, नंद कुल का समाप्ति हो जाती है, और उसकी समाप्ति कौन करता है? चंद्रगुप्त के हाथों से ही होती है, और सेल्यूकस की भी पराजय, और चंद्रगुप्त फिर राजा बन जाता है। जो सेल्यूकस है वो अपनी बेटी को भी चंद्रगुप्त के साथ विवाह कर देता है। आगे है सिंगरन, वर रुचि, सिकंदर, दांड्यायन, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका, अलका आदि किस नाटक के पात्र हैं? मैंने सारे पात्र रख दिए हैं। देखो वैसे कहने को वन लाइनर है, लेकिन इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट निचोड़ मैंने रख दिया है, खुद से ही क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं। तो आई होप आपको भाई पसंद भी आना चाहिए और आपके लिए यूज़फुल तो रहेंगे ही। तो सिंगरन, ये सारे पात्र आप नाम याद रख लेना। सिंगरन, वर रुचि, सिकंदर, दांड्यायन, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका, अलका। देखो चंद्रगुप्त और उसके जो ध्रुव स्वामिनी और जो स्कंदगुप्त हैं, 3 नाटक हमारे सिलेबस में हैं यूजीसी नेट के में, जो कि तीनों के तीनों जयशंकर प्रसाद जी के हैं। वो यहाँ पर ना उनके जो पात्र हैं वो भी थोड़े से ऐतिहासिक हैं और एक जैसे लगते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से याद रख लेना। और ये ज़्यादातर इन्हीं में से जो पात्र हैं वो पूछे जाते हैं। तो किस नाटक के पात्र हैं? चंद्रगुप्त नाटक के हैं सारे के सारे। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका, चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है? तो ये चंद्रगुप्त का ही है। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका, चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसने कहा है? तो ये चंद्रगुप्त ने ही कहा है। इस नाट्य रचना का आधार 2 मंतव्यों पर स्थिर किया गया है, जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला यह कि उज्जैनी पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था, और दूसरा यह मातृगुप्त ही दूसरा कालिदास था, जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए हैं। ये किस नाटक की भूमिका में कहा गया है? देखो ये नाटक की भूमिका है, इस नाट्य मतलब ये जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस नाट्य रचना का जो आधार है वो 2 मंतव्यों पर रखा गया है, जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है, यानी कि खुद लेखक ने कहा है। पहला यह कि उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था। कौन था? पहला तो उन्होंने ये बताया है कि उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था, और दूसरा यह कि मातृगुप्त ही दूसरा कालिदास था, जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए हैं। ये किस नाटक की भूमिका में कहा गया है? तो ये स्कंदगुप्त की भूमिका में कहा गया है। कष्ट हृदय की कसौटी है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट। यह कथन स्कंदगुप्त में किसका है? तो ये देवसेना का है। कष्ट क्या है? हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट। यह कथन स्कंदगुप्त में किसका है? तो ये देवसेना का कथन है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा रचित है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ था, और 3 अंकों में है ये। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी कितने अंकों में है? तो ये 3 अंकों में लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ध्रुव स्वामिनी में कौन कौन है जो कि पात्र हैं? यहाँ सारे पात्र मैंने दे दिए हैं। मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, पुरोहित, खिंगल, मिहिर देव। ये इनके जो पात्र हैं ना वो मिक्स हो जाते हैं। देखो चंद्रगुप्त नाटक में जो पात्र है वो मेन है चंद्रगुप्त, लेकिन ध्रुव स्वामिनी में भी एक चंद्रगुप्त नाम का पात्र रखा गया है। अगर आपके सामने चंद्रगुप्त आ गया क्वेश्चन में, पेपर में, तो आप 100% वहाँ पे सीधा चंद्रगुप्त मतलब लगा देंगे, लेकिन चंद्रगुप्त इसमें भी पात्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ध्रुव स्वामिनी में कौन कौन से पात्र हैं? मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, पुरोहित, खिंगल और मिहिरदेव।
भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, बल्कि तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। ध्रुव स्वामिनी में ये कथन किसका है? तो ये मंदाकिनी का है। ठीक है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, बल्कि तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। ये ध्रुव स्वामिनी में कथन है मंदाकिनी का, क्योंकि जो ध्रुव स्वामिनी के जो पति हैं रामगुप्त हैं वो, और वो उन्हें क्या करते हैं, किसी दूसरे आदमी को मतलब बेच देते हैं एक तरीके से। तो मंदाकिनी उनको ये वाली कहानी बोलती है, ये वाला वाक्य बोलती है। ठीक है, अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है और ये किस आधार पर लिखा गया है? तो अंधा युग जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती जी के द्वारा, ये ध्यान रखना है। 1955 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। ये 5 अंकों का नाटक है। आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का ये चित्रण करता है। ठीक है, युद्ध की त्रासदी होती है मतलब युद्ध से कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती है और कितना नुकसान होता है, कितने लोगों को क्या कुछ भुगतना पड़ता है एक युद्ध के कारण। तो ये इस नाटक में दिखाया गया है। 1955 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना है। अंधा युग नाटक में 5 अंक हैं, उनका क्रम यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन 100% हमेशा से बनता रहा है, बनेगा। तो अंधा युग नाटक के अंकों का सही क्रम है कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य अंतराल, पंख पहिए और पट्टियाँ। इसके बाद गांधारी का शाप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या और फिर समापन होता है प्रभु की मृत्यु से। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौरव नगरी को दिखाया जाता है, पशु का उदय होता है, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य अंतराल मतलब अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है, ये इसका तीसरा अंक है। और इसके बाद अंतराल होता है, यानी कि लंच ब्रेक होता है ना, ब्रेक होता है, ऐसा कुछ समझ लीजिए। उसमें पंख पहिए और पट्टियाँ इसका नाम है। फिर इसके बाद आता है गांधारी का शाप, फिर विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। आगे देखते हैं। आज मुझे भान हुआ मेरा वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ मेरा वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। अंधा युग नाटक में ये कथन किसका है? तो ये कहा है धृतराष्ट्र ने विदुर से। आज मुझे भान हुआ मेरा वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। अंधा युग नाटक में ये कथन किसका है? तो धृतराष्ट्र ने ये किससे कहा है? अपने छोटे भाई विदुर से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मैंने कहा था दुर्योधन से जिधर धर्म होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। यह कथन किसका है? तो ये गांधारी का है। मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर ही जय होगी। ये कथन है गांधारी का। ये PYQ है, 2 बार ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण हुआ है, जिसमें नारी देह पुनर्विवाद एवं वैधव्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक पात्र का अपना व्यक्तित्व है। इसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष लिया गया है और सामाजिक वैषम्य की पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण किया गया है। निम्नलिखित विषय किस नाटक के हैं? तो ये सिंदूर की होली नाटक के हैं। किसके हैं? सिंदूर की होली, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, तो 3 अंकों में विभाजित है सिंदूर की होली। इसमें भी तो 3 ही शब्द हैं, तो ऐसे याद रख लेना है। 3 अंकों में विभाजित है, ये अच्छे से याद रख लेना और मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़ आपको कैसे लगे हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। अभी हमने PYQ मैं MCQ टाइप में आपको करा दूंगी, बताना ज़रूर। आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। आगरा बाजार नाटक में एक कथन किसका है? तो ये ककड़ी वाले का लड्डू वाले से है। ठीक है, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। बिल्कुल इस बात से आप भी सीख सकते हैं, कभी भी हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। देखो, जिंदगी को, लाइफ को या अपने आत्मा को समाप्त करने का तो हमारा कोई अधिकार है ही नहीं।
जो ज़िंदगी हमें भगवान ने दी है उसको, जब तक उसने ज़िंदगी दी है तब तक कम से कम अच्छे से जी लीजिए। संकट ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस दुनिया में आया है जिस पर संकट नहीं आया हो। भगवान राम पर भी संकट आए थे, भगवान श्री कृष्ण पर भी संकट आए थे। तो दुख सुखों से लड़ने का ही तो हमारे पास इतना मतलब भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, इतना हमारे मतलब इतना दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, तो हम उन चीज़ों से लड़ सकते हैं। तो ऐसा तो कभी भी किसी को कदम उठाना ही नहीं चाहिए, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके लिए देखो वो तो चला जाता है जाने वाला तो, लेकिन उसके पीछे उसके परिवार का क्या होता है वो चीज़ पता नहीं क्यों वो नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये बताया गया है, देखो आगरा बाजार में आत्महत्या करे मूर्ख। बिल्कुल ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं, अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर उससे पहले तैयार होता है, अगर इंसान अगर वहां तक पहुंच सके तो आगरा बाजार नाटक में एक कथन ककड़ी वाले का लड्डू वाले से है। आगरा बाजार नाटक किसके द्वारा और कब लिखा गया था? हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया था। 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये नाटक व्यंग्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, आगरा बाजार जो नाटक है व्यंग्य शैली में लिखा गया है, 1954 में प्रकाशित हुआ था। बकरी नाटक में 3 डाकू नुमा खूंखार व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो ये है दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर। ठीक है, जो बकरी नाटक है उसमें 3 डाकू नुमा खूंखार व्यक्ति हैं जो कि दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर है। 5 देव सम 5 दल लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। ये पंक्तियां किस नाटक से ली गई हैं? 5 देव सम 5 दल लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। ये पंक्तियां बकरी नाटक से ली गई हैं जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था, हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया है। भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण किस नाटक में मिलता है? तो ये बकरी नाटक में मिलता है। 1 सेकंड, ये तो 1974 में प्रकाशित हुआ था, 1954 में शायद वो था आगरा बाजार, है ना? आगरा बाजार अलग है, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी भाई। आगरा बाजार अलग है, बकरी नाटक अलग है, मेरा दिमाग दोनों में एक ही। चलो यार, चलो कोई नहीं। ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बकरी नाटक का प्रकाशित हुआ था 1974 में, और इसमें भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों का पतन दिखाया गया है और गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण इस नाटक में किया गया है। एक और द्रोणाचार्य नाटक किस पर आधारित है? तो एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है, यह नाटक पौराणिक तथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता है, प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। मतलब आजकल जो पढ़ाई के अंदर, जो शिक्षा के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको ये रेखांकित करता हुआ प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। प्राचीन परंपरा यानी कि महाभारत की जो कथा थी, जरूर आपने सुनी होगी। उसमें द्रोणाचार्य हैं जो कि किसको देते हैं शिक्षा? वो कौरव और पांडवों को शिक्षा देते हैं, लेकिन एक जो भील बालक है एकलव्य, वो उसको शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए ये उसकी कथा से ये जोड़ता है। अरविंद, लीला, यदु, राजकुमार, विमलेंदु, चंदू, अनुराधा, सुदीप आदि किस नाटक के पात्र हैं? तो अरविंद, लीला, यदु सारे पात्र यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना? अरविंद, लीला, यदु, राजकुमार, विमलेंदु। यहाँ पर मैंने जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो बिल्कुल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए अगर आप यूजीसी नेट देने जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। किस नाटक के पात्र हैं? एक और द्रोणाचार्य 1977 में एक प्रकाशित हुआ था, इसको जरूर याद रख लेना, सारे पात्र भी आपको याद रखने हैं। अरविंद से कौन कहता है कि तुम आधुनिक युग के द्रोणाचार्य हो, जो व्यवस्था के दबाव के कारण कभी प्रलोभन कभी आतंक से अपने सिद्धांतों से समझौता करते हो, तुम हो एक और द्रोणाचार्य। तो अरविंद इसमें एक टीचर होता है जो कि अपने जो द्रोणाचार्य की तरह ही वो भी अपने मतलब जो उसका प्रोफेशन है वो एक टीचर है। पहले वो बहुत अच्छा होता है लेकिन बाद में वो दबाव में आ जाता है बेचारा, और मतलब मजबूरियों से क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है। तो उससे एक और द्रोणाचार्य किसने बोला है? विमलेंदु ने बोला है। मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। यह किसका कथन है? तो ये द्रोणाचार्य का कृपि से है।
ठीक है, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। ये किसका कथन है? द्रोणाचार्य ने कृपि से कहा है, और कृपि इनकी शायद पत्नी का नाम था। जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है, ये कथन किसका है? तो ये द्रोणाचार्य का अर्जुन से है। ठीक है, जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है, यह कथन है द्रोणाचार्य का अर्जुन से। माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? यह कथन किसका है? तो अश्वत्थामा का। ये भी कृपि से। अश्वत्थामा कृपि का बेटा था। ठीक है, और द्रोणाचार्य उसके पिता थे। तो अश्वत्थामा ने कृपि से कहा है, अपनी माँ से कहा है कि तुमने मुझे बचपन से ही विरोध करना क्यों नहीं सिखा दिया। उपेंद्र नाथ अस्क का अंजू दीदी नाटक किस प्रकार का नाटक है? उपेंद्र नाथ अस्क का है ये नाटक। और जो एक और द्रोणाचार्य वो शंकर शेष का नाटक था। 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उपेंद्र नाथ का अंजू दीदी नाटक। यह नाटक उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करता है। इस नाटक की प्रमुख पात्र है अंजू दीदी, एक बेहद यांत्रिक महिला है। इस नाटक में जीवन के एकाकीपन और उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा समय आता है कि एक आदमी अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है, और वो बिल्कुल, देखो यांत्रिक का मतलब ये होता है वो बिल्कुल घड़ी के सुइयों के जैसे चलती है हमेशा। अगर उसे टाइम से उठना है, टाइम से ये काम करना है, इसी टाइम पर ये काम करना है, और जो उसका बेटा है, पति है, उनको भी वो बिल्कुल अपने जैसा बनाना चाहती है, और सब उससे बहुत परेशान हो जाते हैं, और उसका भाई उसे बोल भी देता है। तो इसी में बस यही चीज़ें दिखाई गई हैं। आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जन के सामने आया उसका स्पष्ट व यथार्थवादी चित्रण किस नाटक में किया गया है? तो ये महाभोज में किया गया है, जो कि मन्नू भंडारी का नाटक है। ठीक है, मन्नू भंडारी का नाटक है। आज़ादी के बाद की जो राजनीति है और अपराध, उनके गठजोड़ का इसमें जो प्रस्तुत किया गया है महाभोज के अंदर। ठीक है, महाभोज की प्रथम प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य, ये इम्पोर्टेंट इसमें कुछ कथन है, कोई याद रख लेना, मतलब कथन क्या है, तथ्य हैं इसके। महाभोज की प्रथम प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के द्वारा 1982 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के द्वारा 1982 ईस्वी में हुई थी। और मोहन राकेश को, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी नाटकों से मैंने यहाँ पर रख दी हैं जो ये आपको याद रखने हैं। महाभोज की प्रथम प्रस्तुति आपको याद रखनी है, 1982 में प्रस्तुत किया गया था। और मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब नवाजा गया था? तो 1959 ईस्वी में नवाजा गया था। ठीक है, मोहन राकेश, जो कि इनका आषाढ़ का एक दिन नाटक हमारे उसमें लगता है, एक आधे अधूरे। आधे अधूरे भी इन्हीं का नाटक है। आधे अधूरे नाटक सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये धर्म युग साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जो कि धर्मवीर भारती की ये पत्रिका थी, उन्होंने इसको है ना किया था प्रकाशित। तो आधे अधूरे नाटक धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक के रूप में वेश क्या रहता है? तो पतलून और कमीज रहती है उसमें। पुरुष तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग ड्रेसिंग करके 4 बार अलग अलग रूप में आता है। पुरुष एक के रूप में, फिर 2 के रूप में, फिर 3 के रूप में, फिर 4 के रूप में। ठीक है, तो इनको याद रख लेना। जब वो पहले रूप में आता है तो वो पतलून और कमीज पहनता है, जो कि वो उसका पति होता है, कौन है उसमें, औरत है एक। आधे अधूरे नाटक में पुरुष 4 के रूप में कौन आता है? तो जुनेजा आता है। ठीक है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष 4 के रूप में कौन आता है? जुनेजा आता है। पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट पहनता है। ठीक है, वो क्या करता है? जुनेजा पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट पहनता है। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह किस नाटक के से ली गई पंक्तियां हैं? तो स्कंदगुप्त से ली गई हैं। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यह किस नाटक से ली गई पंक्तियां हैं? स्कंदगुप्त से ली गई हैं, ध्यान रख लेना है। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? मनोज शंकर ने। ठीक है, सिंदूर की होली जो नाटक है उसमें किस पात्र ने
विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए। मनोज शंकर ने। कौन सा नाटक है जो समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया है? तो ये एक और द्रोणाचार्य है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ा सा देख लिया है। अंधा युग नाटक में युयुत्सु की चिंता क्या है? मानव भविष्य की रक्षा करना। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। जो उसका छठा अंक है उसमें वो भारत को जगाता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम आपको याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। सज्जन 1910 ईस्वी में लिखा था। कल्याणी परिण्य 1912, करुणालय भी 1912, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927 और स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। चंद्रगुप्त 1931 में आया था और ध्रुव स्वामिनी 1933। ठीक है, ये सारे चंद्रगुप्त के मैंने इसलिए यहाँ पर रखे हैं क्योंकि ये सबसे बड़े नाटककार यही हैं, है ना। कहानीकार की अगर बात करें तो वो मुंशी प्रेमचंद जी और नाटककार जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। तो इनके क्रम से आपको नाटक याद रखने हैं। और बाकी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, आगे जैसे ही ये शादी आज हमारी हो जाएगी, हमारे घर में मतलब शादी का माहौल है, तो मैं बस जैसे ही टाइम मिला है रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप बताना और लाइक सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना।